हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसके इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट क्वेश्चन कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, कि हमको मेटल का एग्जाम्पल बताना है। आप ध्यान दीजिएगा, इसने मेटल के बारे में पूछा है। ओके, तो इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पर, तो कौन सी गैस सॉरी कौन सा मेटल होता है हमारे पास में? Hg मेटल होता है, जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, तो मरकरी इज द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कैन बी ईजिली कट विद नाइफ, जो जिसको हम ईजिली कट कर सके नाइफ से। तो हमारे पास में सोडियम और पोटेशियम को हम ईजिली कट कर सकते हैं नाइफ से। तो देन सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जिसमें से हीट इजीली जा सके, बहुत बेस्ट कंडक्टर हो तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। ओके, सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से, मरकरी को Hg से। नेक्स्ट हमारे पास में, इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट का पुअर कंडक्टर हो। तो हमारे पास में मरकरी और लेड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं हम Hg से, और देन लेड को रिप्रेजेंट करते हैं Pb से। तो देखिए हमारे पास में हम सोडियम पोटेशियम को इजीली कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिएबल और डक्टाइल को हमको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल? मैलिएबल क्या होता है कि हमने किसी भी शीट्स को हमने बीट किया, ठीक है, मेटल को बीट किया और वो शीट्स में कन्वर्ट हो गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैलिएबल। मेटल्स विच कैन बी बीटन टू शीट आर सेड टू बी मैलिएबल। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल बात करें तो आयरन हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया हमारे पास में। यस, और भी हमारे पास में बहुत सारी मेटल्स हैं जिसको हम मैलिएबल फॉर्म में काम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट है इसका कि डक्टाइल क्या होता है। यस, तो मेटल्स विच कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स आर सेड टू बी डक्टाइल, कि ऐसी मेटल जो हमारे पास में जिनके वायर्स बनाए जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड का भी बना सकते हैं, हम इसके अलावा सिल्वर का भी बना सकते हैं, Ag का भी, हम आयरन का भी बना सकते हैं, लोहे के तार भी बना सकते हैं, हम कॉपर वायर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जिनको हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, यस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में मेटल थी, फिर मैंने इसको बीट किया, तो देन ये किस में? शीट्स में कन्वर्ट हो गई है, इसकी मेटल शीट में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, कि हम कैरोसिन ऑयल को सोडियम सॉरी फॉर दैट कि हम सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में इमर्स करके क्यों रखते हैं। देखिए, अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो देन क्या होगा कि ये फटाफट से, बहुत रिएक्टिव मेटल होती है, तो ये फटाफट से एयर के साथ में रिएक्शन कर लेगी, या अगर इसके आसपास मॉइस्चर है उसके साथ में रिएक्शन कर लेगी, या अगर उसमें एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में रिएक्शन कर लेगी और फायर कैच कर लेती है। ठीक है, फायर कैच कर लेती है, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको कैरोसिन में इमर्स करके रखते हैं। जिससे क्या होता है? कैरोसिन उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की होती है, जिससे वजह से वो क्या करती है? प्रिवेंट रिएक्शन करने से, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट हो जाती है रिएक्शन करने से। किससे? ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कैरोसिन उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है जिससे वो और थिंग्स से रिएक्शन नहीं कर पाती, लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होती है। जैसे हम इसको ओपन रखते हैं तो ये क्या हो गई? एक्सप्लोर करने के लिए ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगी और जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो इसलिए हम सोडियम मेटल को क्या करते हैं? कैरोसिन में इमर्स करके रखते हैं, जिसकी वजह से सोडियम प्रिवेंट हो जाता है रिएक्शन करने से। किससे? ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर से। तो हम ऐसा नहीं है कि हम सोडियम को इमर्स करके रखते हैं, हम यहाँ पर सोडियम के अलावा लिथियम को और इसके अलावा पोटेशियम को भी कैरोसिन में इमर्स करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन कि हमको इक्वेशंस लिखनी है इनकी, किसकी? कि आयरन की हम स्टेम के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं और कैल्शियम और पोटेशियम की हम वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। स्टेम मतलब क्या? कि H2O किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, क्योंकि आयरन रिएक्शन नहीं करता है किससे? सिंपल लिक्विड से, मतलब वाटर से या फिर हॉट वाटर से। ठीक है, तो अगर हम आयरन का रिएक्शन करा रहे हैं गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, जिसे हम स्टेम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? ये आयरन ऑक्साइड बना लेगा।
ये आयरन ऑक्साइड बना लेगा और इसके अलावा H2 गैस रिलीज होगी। तो हमारे पास में अगर हम सिंपल रिएक्शंस देखें कि अगर हम मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, H2O, या तो वो लिक्विड हो सकता है या वो गैसियस फॉर्म में हो सकता है। तो क्या बनाता है ये, मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड मतलब O वाला कंपाउंड या फिर OH वाला कंपाउंड, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस रिलीज होगी इसमें से। ओके, वैसे कैल्शियम रिएक्ट करती है वाटर के साथ में, तो कौन सा गैस निकलेगा हमारे पास में, H2 गैस निकलेगा, और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट पोटेशियम तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, सोडियम और पोटेशियम तो ये फटाफट से ही, चाहे आप कोल्ड वाटर ले लीजिए तो यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और कौन सी गैस रिलीज होगी हमारे पास, सैम्पल्स ऑफ 4 मेटल्स हमको गिवन है यहाँ पर, जिसको हम अलग अलग सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं अलग अलग टाइम पे। उसके बाद में हम ऑब्जर्वेशंस को एक टैबुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस ये आ रखी है। ठीक है, कि आयरन ऑक्साइड, जैसे ही आपने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ए को मिक्स किया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, कॉपर सल्फेट में मिक्स किया तो देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सेकंड है, बी को हमने जैसे ही आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स किया तो देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, कॉपर के साथ में, और जिंक और नाइट्रेट के साथ में तो ऑब्वियसली होगी। क्यों होगी ये भी मैं बताऊंगी आपको। अगर हम मेटल सी को आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो देन ये रिएक्शन नहीं दे रहा, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं मिल रही है हमको, यहाँ पर भी जिंक सल्फेट के साथ में भी कोई रिएक्शन नहीं मिल रही है, पर यहाँ हमको रिएक्शन मिल रही है। नेक्स्ट डी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको ना ही आयरन सल्फेट, ना ही कॉपर सल्फेट, ना ही जिंक सल्फेट और ना ही सिल्वर नाइट्रेट के बेसिस पे हमको क्या हो रही है, रिएक्शन मिल रही है। इट्स मीन, तो हमको ये क्वेश्चंस नीचे गिवन है, तो हमको इनका रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे हमको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास में आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। ठीक है, तो अगर हम इसका सिक्वेंसिंग ऑर्डर पहले ही बात करते हैं सिक्वेंसिंग ऑर्डर की, तो देखिए आयरन के बाद में Cu के बाद में हमारे पास में जिंक। देखिए यहाँ पर हमारे पास में जिंक ये रहा, देन ये देखिए आप ये रहा। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा बिगर फॉर्म में करती हूँ तो देन आपको ये मिल जाएगा एक बार, देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे पास में बहुत सारे यहाँ पर गिवन है। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर हम इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास में आयरन, दिस वन आयरन ये आ रहा है हमारे पास में। सेकंड नंबर पे हमारे पास में कॉपर, देन जिंक हमारे पास में सबसे ज़्यादा, और सिल्वर सबसे लास्ट में यहाँ पर। तो हमको ये चारों मेटल का सॉल्यूशन गिवन है। तो अगर आप बात कीजिए कि अगर ए है जो आयरन के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे रही है बट कॉपर के साथ में दे रही है, इट्स मीन कहीं ना कहीं वो यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, यहाँ पर ए। ठीक है, आयरन के साथ में नहीं दे रही है रिएक्शन बट किसके साथ में दे रही है, कॉपर। तो मतलब ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो मतलब Cu और Fe के बीच में कौन आ जाएगा, हमारे पास में ए आ गया। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं आयरन सल्फेट की। आयरन सल्फेट के साथ में बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। ठीक है, आयरन सल्फेट के साथ में, मतलब बी कहीं ना कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, कहाँ पर, Zn और Fe के बीच में, क्योंकि किसके साथ में रिएक्शन दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास में आयरन के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। देन हम किसकी बात कर रहे हैं, सी की। ये ना ही आयरन के साथ में रिएक्शन दे रहा है, ना ही हमारे पास में कॉपर के साथ में रिएक्शन दे रहा है, ना ही जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्शन दे रहा है। किसके साथ में दे रहा है ये रिएक्शन, किसके साथ में रिएक्शन दे रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो देन हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे पास में मेटल है सी वो यहाँ पर है, और डी चारों के साथ में रिएक्शन नहीं दे रहा, मतलब वो बिल्कुल नीचे की ओर है। तो सबसे पूछ रहा है कि इसमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसने दी, आयरन के साथ में बी। देखिए आपको सिक्वेंसिंग भी मिल गई होगी। तो सबसे ज़्यादा कौन है हमारे पास में, बी। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन सेकंड सल्फेट। कि अगर हम बी को मिक्स कर दे किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बी जाएगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से इसका ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा, और जो कॉपर का जो खुद का कलर है, ठीक है, जो उसका ब्राउनिश कलर होता है वो बी के ऊपर लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, अरेंज द मेटल A B C D इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी।
ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे, बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन ए, देन सी, देन डी, ठीक है। तो आंसर्स देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमको क्या पूछ रहा है कि बी मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। फिर देखिए अगर हम बी को किस में मिक्स कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो बी इज़ एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि हमने देखा है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। विल टेक प्लेस, तो इसका जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो क्या हो जाएगा, फैड हो जाएगा, और इसके अलावा जो रेड ब्राउन कलर डिपॉजिट होगा किस पर, मेटल बी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास में, इनको सबको हमको अरेंज करना है, तो कौन से सीक्वेंसिंग में आ जाएगा ये, बी, ए, सी और डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमको, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, कि अगर हम रिएक्टिव मेटल के साथ में HCl का रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछ रहा है ये, है ना। राइट ए केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। ओके, तो अगर हम HCl के साथ में कराते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हमको रिएक्शन किसके साथ में पूछ रहा है, ये H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हमको पता है मेटल का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है हमारे पास में, और कौन सा गैस रिलीज होता है, H2 गैस। तो हमने HCl के साथ में कराई तो H2 गैस रिलीज होगी, और हमको H2SO4 के साथ में रिएक्शन लिखना था इसका, तो Fe का रिएक्शन हम H2SO4 के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में फेरस सल्फेट बनता है, और इसके अलावा हमारे पास में कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अगर हम जिंक को ऐड कर दें आयरन सल्फेट में तो केमिकल रिएक्शन होगी, अगर होगी तो कैसी रिएक्शन होगी, मतलब उसी रिएक्शन को हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम रिएक्टिव सीरीज़ में जाते हैं, ठीक है, रिएक्टिव सीरीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए आप, तो रिएक्टिव सीरीज़ के बेसिस पे हम देखते हैं ये रहे जिंक और ये रहा आयरन, तो जिंक इज़ द मोस्ट रिएक्टिव देन आयरन, तो ये क्या कर देगा, जो FeSO4 सॉल्यूशन है हमारे पास में, तो FeSO4 सॉल्यूशन में से जिंक उसको हटा देगा और खुद लग जाएगा जा करके। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए आप, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, देयरफॉर जिंक डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज़ पैल ग्रीन, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में, क्योंकि इसका तो कलर ग्रीन था। अब जैसे ही जिंक ने इसमें रिएक्शन करी तो अब इसका कलर तो क्या हो गया, बिल्कुल हट गया, और क्या हो जाएगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन बना लेगा। ओके, कलरलेस सॉल्यूशन बना लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन है हमारे पास में कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो Na की हम बात करते हैं। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास होता है 11, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास में 8, ओके, और इसके अलावा मैग्नीशियम का होता है हमारे पास में 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, ओके। इसका लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके। तो देखिए यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो मैंने 1 वालों को, 2 वालों को और 3 वालों को अलग करके मैं लिखूँगी अब, ठीक है। तो इसके 1 में कितना है, 1 में है इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 कोमा, इसमें कितना है 2 और 6 कितना हो गया 8 कोमा, लास्ट में 3 वाले में कितना है 1। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसमें 1 में कितना है 2, इस 2 वाले में कितना है 2 एंड 4 कितना हो गया 6, ओके 6। नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं हम, इसमें 2 फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 2 एंड 6 8, थर्ड वाले में हमारे पास में हो जाएगा 2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें इसके जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन्स को बनाना है, ठीक है। तो देखिए 1 इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2, तो अगर हम Na को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट बताएंगे। अगर हम ऑक्सीजन को बनाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन को शो करना है, 1 2 3 4 5 6।
और अगर हम मैग्नीशियम को बनाएंगे तो Mg, ये हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना देती हूँ जिससे आपको ईजिली शो हो जाएगा, दिस वन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डोज स्ट्रक्चर किसका है, Na का है, ये हमारे पास में ऑक्सीजन का है और ये वाला हमारे पास में मैग्नीशियम का है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, यहाँ पर कितना आएगा, ये हमारे पास में यहाँ पर ये ना हो करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो ठीक है, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा गड़बड़ था। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो 2 हो ही गया, यहाँ पर हो जाएगा 6। ओके, इस बेसिस पे ये भी ओके है, ये भी ओके है और ये भी ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी अभी हमने Na की बात करी, अभी अभी हमने O की बात करी, तो इसके आउटर मोस्ट में Na के में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऑक्टेट रूल के बेसिस पे चले तो ये इलेक्ट्रॉन देने की, लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन ये इजीली दे देगा, ठीक है। अब इसके पास में केवल 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे ना कैसे करके क्या करेगा, कैरी करेगा। तो देखिए आप, तो देखो ये Na था हमारे पास में, Na, यहाँ पर भी ये Na, इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। जैसे ही दे देगा तो ये Na+, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो इसे क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा, और यहाँ पर भी क्या बना लेगा, ये Na+ बना लेगा, ठीक है। और जैसे ही इसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमारे पास में ये बन गया हमारे पास में Na2O, ठीक है। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ऑक्सीजन को दिया, दूसरे Na ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, Na को ऑक्सीजन को दे दिया, तो इनके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव और इनके ऊपर नेगेटिव। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड से हो गया। Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, ये इधर और ये इधर, तो क्या बना लेगा, Na2O बना लेगा। नेक्स्ट हमारे पास में Mg के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा के पूरा ट्रांसफ़र कर देगा किसको, ऑक्सीजन को। इसके पास 8 कंप्लीट, इसके पास 8 कंप्लीट, तो इस बेसिस पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, MgO। और वैसे भी Mg किस फॉर्म में होता है, 2, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, -2, तो क्या बना लेगा ये, MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। किसकी बात कर रहा है ये, Na2 और MgO। देखिए Na2 में Na+ और O-2 आयन प्रेजेंट रहता है, MgO में Mg2+ और O-2 आयन प्रेजेंट रहा, और वो कैसे बने ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं NaCl की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर Na+ फॉर्म में होता है और Cl- फॉर्म में होता है, और इस तरीके से इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। किसकी वजह से होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है, और वो जो बॉन्डिंग होगी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। देखिए आयोनिक कंपाउंड्स आर द वंस विच हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यस। तो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो वहाँ पर बहुत अच्छा फोर्स अट्रैक्शन रहेगा, बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं उनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तब जा कर के वो क्या होंगे, या तो मेल्ट होंगे या फिर बॉयल होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आयोनिक कंपाउंड्स है उनका बहुत ज़्यादा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमको कई टर्म्स को डिफाइन करना है, जिसमें हमारे पास में मिनरल और है ना, और गैंग है। तो मिनरल की हम बात करते हैं। मिनरल क्या होता है कि जो हमारे अर्थ की क्रस्ट पर कैसे भी फॉर्म में मिल जाती है, जिसमें हमारे पास में मेटल्स प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम एलम की बात कर रहे हैं, तो एलम में देखो इसमें आपको पोटेशियम भी दिख रहा होगा, एल्यूमिनियम भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इस तरीके से मिनरल्स मिल जाते हैं जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास में मिनरल मिल रहे हैं हमको, और अगर उसमें से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोल देंगे, ओर्स बोल देंगे,
क्या कहा कि मेरे पास में ए और बी दो मिनरल्स हैं, ठीक है। तो मैंने मेरा पूरा सेटअप किया और इसमें से मैंने मेटल निकाला, ठीक है, दोनों में से मैंने मेटल निकाला। इसमें मेरे पास मान लीजिए आप 100 रुपीज़ का मेटल निकला और इसमें से भी मेरे पास मान लीजिए आप 100 रुपीज़ का मेटल निकला। पर इसमें जब मैंने जो प्रोसेस किया उसमें 200 रुपीज़ मेरे लग गए और इसमें मेरे 50 रुपीज़ ही लगे। तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल कौन सा हो गया, ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। पर ये दोनों के दोनों मिनरल है, ठीक है, मिनरल है। तो ये क्या बोल रहा है हमारे पास में, अगर हम और बात करें कि सारे के सारे ओर्स तो हमारे पास में मिनरल होते हैं, पर सारे के सारे मिनरल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। तो इससे हम सारे मिनरल्स को हम और नहीं कह सकते हैं। देखिए और का डेफिनेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो those mineral from which the metals can be extracted conveniently and profitable are called, हम उसे क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम बात करें तो देखिए all minerals are not considered as ores, सब मिनरल्स को हम ओर्स नहीं कह सकते हैं, बट सारे के सारे जो ओर्स है वो मिनरल से ही बन करके आ रहे हैं, ओके, यस। नेक्स्ट है गैंग की हम बात कर रहे हैं। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, हमने ओर्स को माइन किया कहाँ से, अर्थ से, और उसके बाद में जो उसमें मिट्टी, जो रॉक मटेरियल्स होते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जो हमको नेचर में फ्री स्टेट में मिलती है, ऐसे 2 मेटल्स के हमको नाम बताने हैं। तो गोल्ड, प्लेटिनम हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमको फ्री स्टेट में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट केमिकल प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं मेटल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एम से और मेटल ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एमओ से। अब मेरे को इसमें से एम निकालना है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा। इट्स मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यस। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्साइड तो ये पहले से ही है, हमको इसमें से ऑक्सीजन हटा करके मेटल निकालना है, तो हम इस क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को रिडक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में ZnO है, हमने उसका रिएक्शन कार्बन के साथ में कराया, तो जैसे ही हमने कार्बन के साथ में कराया तो ये कार्बन ने क्या किया, इसकी ऑक्सीजन को अपने पास में ले लिया और Zn फ्री रह गया। उसी तरीके से हमारे पास में लेड ऑक्साइड है, जैसे मैंने इसको कार्बन के साथ में हीट किया तो क्या हो गया, Pb, लेड हमारे पास में अकेला रह गया और C उसके साथ में ऑक्सीजन लेकर के क्या बना लेता है, CO बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास में ये पूरा की पूरा टेबल है। तो अगर मैं उससे पहले बात करूँ, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखिए तो इनका रिएक्टिविटी सीरीज में आप इनका सिक्वेंसिंग देखेंगे तो मैग्नीशियम सबसे ऊपर ही ऊपर, ठीक है, जिंक उसके जस्ट नीचे और कॉपर थोड़ा नीचे। देखिए ये हमारे पास में मैग्नीशियम, दिस वन जिंक एंड कॉपर, ओके। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन ये। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या बोल रहा है हमारे पास में क्वेश्चन में कि अगर हमने इनको, जिंक को, मैग्नीशियम को और कॉपर को, इनको ना, इन मेटल्स को इन मेटल ऑक्साइड के साथ में गर्म किया, तो जिंक ऑक्साइड के साथ में जिंक को गर्म कर रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। पर अगर मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। पर कॉपर से, पर हम क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम कॉपर के साथ में करा रहे हैं तो कॉपर कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि देखो कॉपर सबसे लो कैटेगरी में आता है। ध्यान रखना, सिंगल मेटल उसके मेटल ऑक्साइड में से उसको निकाले, ठीक है। देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड हमारे पास में ZnO। अब देखो इसके ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये Cu के साथ में रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड खुद हाई रिएक्टिव है। इन दोनों की क्या मजाल है, इसको उसके उसमें साम्राज्य में से बेदखल करते हैं, ठीक है। तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। मैग्नीशियम खुद के साथ में क्या रिएक्शन देगा, तो इसमें से कोई रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं हम। देखो कॉपर ऑक्साइड, ये CuO यहाँ पर, ये दोनों हाई रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा, मैग्नीशियम भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा, कॉपर के साथ में कोई कॉपर का रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा पास ये पूरा थ्योरी है, तो आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड ईजिली, जो भी हमारे रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, मोस्टली अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से, तो ये ईजिली कोरोड नहीं होगी।
और इसमें से भी बहुत अच्छी बात करें तो ये सिल्वर और गोल्ड ये जल्दी से कोरोड नहीं होती, क्योंकि ये कैसी होती है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है। तो अगर हम बात करें तो गोल्ड और प्लेटिनम आर द मेटल्स विच डू नॉट कोरोड ईजिली। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो प्लेटिनम है ही नहीं, पर यहाँ पे आ भी तो सकता है, नहीं तो हमको पढ़ाया है वो है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होता है हमारे पास में, अलॉयज़ क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, मेटल्स का, 2 और मोर मेटल्स का, ठीक है। और हो सकता है वहाँ पर मेटल और नॉन मेटल भी हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन की बहुत सारी चीज़ें कार्बन के साथ में मिक्स होकर के फिर बनाती है, क्योंकि अगर हम आयरन अकेला यूज़ करेंगे तो बहुत सॉफ्ट पड़ जाता है। बट अगर हम जैसे ही कार्बन जो कि नॉन मेटल है उसके साथ में मिक्स करके फिर बनाते हैं तो वो हार्ड होता है, जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो मैंने कई यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। जैसे ब्रोंज, ब्रोंज किससे बनता है, कॉपर और टिन से, टिन। ओके, जिंक और मरकरी को अगर मैं मिला रही हूँ तो इसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील है, आयरन से, निकल से और क्रोमियम से बनता है। सोल्डर है वो